हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो चाइनीज़ स्पाई बलून था इसको शूट करने के लिए यूएस द्वारा अपने F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा एक AIM-9X मिसाइल को फायर करके इस बलून को शूट डाउन कर दिया गया। तो यूएस एयरफोर्स द्वारा इस मिशन को ब्रीफ किया गया, जहां पर बताया गया कि F-22 रैप्टर ने करीबन 58,000 फीट की ऊंचाई से AIM-9 साइडविंडर को शूट किया, जिसने करीबन 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लोट कर रहे बलून को डायरेक्टली हिट किया और उसको टेक डाउन किया। तो इन बलून्स की जो एक्चुअल में फ्लाई करने की कैपेबिलिटी है, उससे काफ़ी नीचे ये फ्लाई कर रहे थे। ये बलून 30,000 मीटर से लेकर 32,000 मीटर तक फ्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 लाख फीट के यानी कि 1 लाख फीट के ऊपर होता है। और ये जो एल्टीट्यूड है, ये आपकी जो मैक्सिमम सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनकी एब्सोल्यूट लिमिट से ज़्यादा है। यानी कि अगर सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी शूट करना हो इन बलून्स को, तो वो भी शूट नहीं कर सकती, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। एक्सेप्शंस क्या है? जैसे कि S-400 हो गए, जहां पर इनकी जो 40 N6E मिसाइल है, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है, ये 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जाके टारगेट को हिट कर सकती हैं, पर ये इनकी लिमिट है। वहीं पर जो 48 N6TM या फिर 48 N6E मिसाइल है, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती हैं, ये जाकर इन बलून्स को हिट करने में सक्षम होंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अमेरिकन साइड की बात करें, इनकी जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं ये हिट कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये रशियन से पीछे हैं। इनकी जो पेट्रियट है, इसकी लिमिट मैक्सिमम 24.2 किलोमीटर्स की है फ्लाइट एल्टीट्यूड में, जो कि अराउंड 79 से 80,000 फीट के होता है। तो अगर जैसा कि ये बलून 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था, तब तो ये जाके उसे हिट कर सकती हैं। लेकिन अगर ये अपने एब्सोल्यूट एल्टीट्यूड पर है, जो कि अराउंड 1 लाख फीट का है, तो ये मिसाइल कैपेबल नहीं होगी इन बलून्स को शूट करने में। बाकी 60 से 65,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है, ये एक्चुअली सीलिंग लिमिट है हमारी आकाश और MR-SAM की मिसाइल्स की। तो अगर ये बलून अपने एब्सोल्यूट एल्टीट्यूड में है, तो हमारी आकाश और MR-SAM जैसी मिसाइल्स भी इसको हिट नहीं कर सकती। खाली एक S-400 ऑप्शन हमारे पास रह जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए यूएस द्वारा भी F-22 रैप्टर को यूज़ किया गया, और भले ही यहाँ पर चीज़ें महंगी लग रही हो, AIM-9 को फायर किया गया हो, पर ये दूसरे ऑप्शन से चीप था। बाकी एक और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और वो ये है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ किया जाए, जो कि इंडिया के पास भी है, रशिया के पास भी है और यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी है। तो हम इसके अंतर्गत एड मिसाइल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स है, और ये कैपेबल है करीबन 40,000 मीटर के एल्टीट्यूड पर जाने की, जो कि करीबन 1,31,000 फीट के अराउंड होता है। बट अगेन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं। तो इन स्पाई बलून्स को शूट करने के लिए जो सबसे सही ऑप्शन निकलता है, वो ये है कि फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाए और उससे सबसे चीपेस्ट एयर टू एयर मिसाइल को फायर किया जाए। तो यूएस द्वारा F-22 रैप्टर को यूज़ किया गया, जहां पर सर्विस सीलिंग 65,000 फीट बताई जाती है, और खाली 58,000 फीट की ऊंचाई से ही इसने मिसाइल लॉन्च करी, जिसने 60 से 65,000 फीट पर जाकर बलून को हिट किया। तो रैप्टर के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर सिमिलर केस इंडिया के साथ होता, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन थे, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं सर्विस सीलिंग की, तो ये वो एल्टीट्यूड होता है जहां पर एयरक्राफ्ट प्रॉपरली ऑपरेट कर सकता है और पायलट के पास एयरक्राफ्ट का कंट्रोल रहता है। तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट तभी फ्लाई कर पाता है जब एयर उसके विंग के नीचे से निकलती है। तो आपको एयर चाहिए फ्लाई करने के लिए, जिसकी डेंसिटी एल्टीट्यूड के साथ साथ कम होती चली आती है। तो अगर एयर कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इंजन में कंबशन प्रॉपर नहीं होगा, तो और कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो जब आप हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो लिफ्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के जो कंट्रोल सरफेसेस हैं, जो कि एयर पर ही डिपेंड करते हैं एयरक्राफ्ट को स्टीयर करने के लिए, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। साथ ही साथ इंजन भी प्रॉपर पावर को प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एयर कम होने की वजह से ड्रैग भी कम हो जाता है, इसलिए जो मैक्सिमम स्पीड है ये हायर एल्टीट्यूड पर ही अचीव करी जाती है। तो जब किसी एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग बताई जाती है, तो ये वो एल्टीट्यूड होता है जहाँ तक एयरक्राफ्ट स्टीयरेबल होता है। जाया उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट के प्रॉपर कंट्रोल आपको नहीं मिलेंगे उस एल्टीट्यूड के ऊपर। तो बेसिकली इतने हाई एल्टीट्यूड पर जाते कैसे हैं? तो जब रिकॉर्ड्स बनाने की बात आती है, तो जूम क्लाइंब को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक एल्टीट्यूड पर जाकर जहां पर एयर ड्रैग कम हो, एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम स्पीड पे पुश किया जाता है, और एयरक्राफ्ट जब मैक्सिमम स्पीड पे चला जाता है और फिर उसे ऊपर पुल किया जाता है, तो जो मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, ये एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है मैक्सिमम एल्टीट्यूड को अचीव करने में।
तो जब एयरक्राफ्ट अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड को ऐसे अचीव कर लेता है उसके बाद वो सीधे नीचे गिरता है क्योंकि एयरक्राफ्ट में कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, और नीचे आते आते जब एयर डेंसिटी प्रॉपर मिलने लगती है तब वापस से एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्फेसेस काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न कॉम्बैट के सिनेरियो में अगर हम बलून के यूसेज को छोड़ दें तो हमें इतना हायर एल्टीट्यूड पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्फेसेस वैसे ही काम नहीं करते। तो अगर हायर एल्टीट्यूड पर दुश्मन फ्लाई कर रहा है तो आप मिसाइल को शूट करके उसे गिरा सकते हैं, लेकिन मिसाइल की भी जो स्टेरेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। पावर का इशू नहीं आता है क्योंकि रॉकेट मोटर यहाँ पर यूज हो रही है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं लेना है, लेकिन स्टीयर करने के लिए जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं उनको प्रॉपर एयर डेंसिटी नहीं मिलती। तो जो मिसाइल थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज करती हैं वो हायर एल्टीट्यूड पर ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टीयर करने के लिए कंट्रोल सरफेसेस के बजाय थ्रस्ट पर डिपेंड करती हैं। अब अगेन सवाल आता है कि F-22 ने AIM-9X को ही क्यों यूज किया? तो इस मिसाइल में थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल जनरली दिए जाते हैं उन मिसाइल्स में जो कि शॉर्ट रेंज की होती है क्योंकि इन्हें तुरंत मुड़ना होता है। लॉन्ग रेंज के मिसाइल में जो रॉकेट मोटर है वो एक बार चलकर बंद हो जाती है तो थ्रस्ट वेक्टरिंग होने का कोई मतलब नहीं है, तो उनको अपने कंट्रोल सरफेसेस पर ही डिपेंड करना होता है। बाकी बलून क्योंकि बहुत मनोरेबल टारगेट नहीं है तो मिसाइल को ज़्यादा मनोवर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपरली एम लेकर मिसाइल को फायर कर दिया और उसने अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज़ करके एक बार कोर्स को सेट कर लिया तो वो बड़े आराम से जाकर बलून को हिट कर देगी। बाकी मिसाइल्स की बात करें लेस डेंस एयर में तो एयरक्राफ्ट के मुकाबले वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है क्योंकि मिसाइल की स्पीड ज़्यादा होती है, पर डिफ़िकल्टी एयरक्राफ्ट और मिसाइल दोनों को आती है। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि अगर इंडिया ऐसी कोई सिचुएशन फेस करता है तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? तो अगर बलून का एल्टीट्यूड 60 से 65,000 फीट है तो हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैक्सिमम फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारी इन्वेंट्री में है ये 50,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर जाते हैं और उसके बाद से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है जो कि 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इन टारगेट को हिट कर सकती हैं। मिराज 2000 और रफाल मीका मिसाइल को फायर कर सकते हैं, वहीं पर Su-30 MKI और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट जो हैं ये R-73 या फिर R-27 ED जैसी मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। वहीं पर बात करें LCA तेजस की तो यहाँ से Python 5 या फिर ASRAAM को फायर किया जा सकता है। अब सवाल इस पे उठता है कि अगर यहाँ पर एल्टीट्यूड इससे ज़्यादा है तब हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो अगर हम मैक्सिमम सर्विस सीलिंग वाले एयरक्राफ्ट की बात करें तो सबसे हाई जाने वाला हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये MiG-29 है जिसकी ऑपरेशनल सर्विस सेलिंग करीबन 59,000 फीट की बताई जाती है, पर मैक्सिमम जहां तक ये पहुंचा है जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस कैटेगरी में ये करीबन 90,000 फीट का है। तो प्रॉपर डिस्टेंस से हायर एल्टीट्यूड को गेन करके मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो R-73 हो चाहे वो R-27 ET हो जो कि इस बलून को हिट कर देंगी। इवन ये काम R-73 मिसाइल खुद ही कर सकती है क्योंकि उसमें भी थ्रस्ट वेक्टरिंग है। तो अमेरिका द्वारा F-22 रैप्टर को यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन हायर एल्टीट्यूड पर भी बलून को हिट करने के ऑप्शंस हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।